सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जामिनेट्स एकेडमी की पॉलिटी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पॉलिटी की हमारी ऑलरेडी 15 क्लासेज हो चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 15 तक पढ़ चुके हैं भाई। पार्ट 15 यानी कि लास्ट आर्टिकल जो हमने पढ़ा था 329 निर्वाचन आयोग से संबंधित था ये। इससे आज की क्लास हमारी आर्टिकल नंबर 3 से 30 से शुरू होगी। अब जो हमारी पॉलिटी है भाई, अब वो एंडिंग की ओर है, ठीक है ना, क्योंकि संविधान में भाई मूल संविधान में 395 आर्टिकल है और हमने पूरी की पूरी पॉलिटी कैसे आर्टिकल बेस्ड ही पढ़ी है, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते हम 330 तक आ गए हैं, ठीक है। आज की जो क्लास होगी हमारी कहां से शुरू होगी? भाग नंबर 16 से और आर्टिकल नंबर 330 से। देखो क्या आज की क्लास में जो भाग नंबर 16 है हमारा, वो हमारा आर्टिकल नंबर 330 से लेकर के 342 तक है। भाग नंबर 16 में क्या किया गया है भाई, जो हमारे कुछ विशेष वर्ग हैं, कुछ हमारे विशेष समुदाय हैं, उसके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं हमारे संविधान में, ठीक है ना। भाग नंबर 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है ना। सभी वर्गों को, जो हमारा संविधान है वो सभी वर्गों को मद्देनजर रख के तैयार किया गया है, ठीक है ना। कुछ पिछड़े वर्ग हैं जिनको कुछ संविधान में कुछ स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है ना। चलो देखो, जो भाग नंबर 16 है वो हमारा शुरू होता है आर्टिकल नंबर 330 से। आर्टिकल नंबर 330 में क्या भाई, जो हमारी एससी है और जो हमारा एसटी समुदाय है उसका को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में आरक्षण का मतलब है भाई इनकी इतनी सीटें तो रिजर्व रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है ना। तो क्या है, जो एससी है ना उसके लिए तो भाई 84 सीट रिजर्व हैं, यानी कि 84 कैंडिडेट हमारी लोकसभा में चुन करके जाएंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। और जो एसटी है, एसटी वो भाई हमारे कितने 47 सीट रिजर्व है इनके लिए, ठीक है ना। और ये जो डाटा है ये हमारे 2008 के प्रीसीमन आयोग के अनुसार है, ठीक है ना। यानी कि 84 सीट से एससी कैंडिडेट लड़ेंगे और 47 सीट एसटी के अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। इसके बाद है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 331। मैंने बताया कि डाटा प्रीसीमन आयोग के 2008 के अनुसार है, प्रीसीमन आयोग 2008 के अनुसार, ठीक है ना। अब 2026 में आएगा, हो सकता है उसमें ये डाटा चेंज हो जाए, ठीक है ना। ये पूछ भी सकता है। देखो सीटें तो वो पूछता ही है हमारी लोकसभा में कितनी है और लोकसभा में एससी के लिए कितने कैंडिडेट जाते हैं और एसटी के लिए कितने जाते हैं, ठीक है ना। 2008 के प्रीसीमन आयोग के अनुसार है ये डाटा, और जब ये 2026 का हमारा प्रीसीमन आयोग आएगा हो सकता है उसमें ये डाटा वेरी कर जाए, ठीक है ना। प्रीसीमन आयोग क्या होता है वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आता है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 331, एंग्लो इंडियन को लोकसभा में आरक्षण, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन को लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया भाई। पहली बात तो ये आती है भाई, एंग्लो इंडियन कौन से लोग होते हैं, कौन सा वर्ग होता है भाई। देखो जो हमारे ब्रिटिश थे उनके जो कुछ वंशज जो यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है ना, उनको भी लोकसभा में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है। और कितनी सीटों को आरक्षण दिया गया भाई, एंग्लो इंडियन को 2 सीट का, यानी कि वहां से वो 2 मेंबर जाएंगे, ठीक है ना, जो ब्रिटिश मूल के हैं। लेकिन क्या होता है भाई, अब ये आरक्षण वापस ले लिया गया है। क्या होता है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के अनुसार यह आरक्षण खत्म हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण वो आर्टिकल नंबर 331 में मेंशन है, लेकिन क्या होता है, एक अमेंडमेंट होता है हमारा 104वें नंबर का संविधान संशोधन 2019 के अनुसार यह आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। 2 सीटें, देखो मैंने बताया जो हमारी लोकसभा है भाई उसमें 552 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम। कैसे है ये, 550 तो इलेक्ट हो सकते हैं और 2 का ये आरक्षण था भाई, यानी कि टोटल 552। लेकिन अब ये आरक्षण खत्म हो गया तो टोटल आएगी 550।
लेकिन वर्तमान में हमारी लोकसभा में 543 सीटें फिल की जाती थी, ठीक है ना, यानी कि 543 प्लस 2, अब ये कैंसल आउट हो चुके हैं, तो यानी कि 543 मेंबर अब वर्तमान में लोकसभा में चुने जाते हैं और मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, 550 रहेगी अब तो सीटें, ठीक है ना। चलो भाई ध्यान रखना भाई, एंग्लो इंडियन को लोकसभा में आरक्षण एक 331वें आर्टिकल के अनुसार 2 मेंबर जा सकते थे, अब ये आरक्षण क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा भाई उसके बाद आता है भाई 332 आर्टिकल में SC ST समुदाय को विधानसभा में सीटों का आरक्षण। देखो यहां तो बात कर रहे थे हम लोकसभा की, यहां पर बात करें विधानसभा की, जो कि अपने अलग अलग स्टेट में होता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया है भाई, विधानसभा की जो सीटें होंगी राज्य की, उसमें भी SC ST को स्पेशल अलग से सीटें दी गई हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है उस राज्य में कितनी सीटें हैं, उसमें से कितनी SC ST को दी गई है, ठीक है ना। ये अलग स्टेट का अपना अलग अलग डाटा है। और अगर मैं स्पेशल किसी एक स्टेट यानी कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में टोटल 90 सीट्स हैं, जिसमें से 17 रिजर्व किसके लिए भाई, SC के लिए। अब बात आती है भाई ST के लिए, क्यों नहीं, क्योंकि भाई हरियाणा में ST कम्युनिटी नहीं है, ठीक है ना। ये सब स्टेट का अपना अलग अलग होता है। इसके बाद आता भाई 333 एंग्लो इंडियन का विधानसभा में एक सीट का आरक्षण। भाई एंग्लो इंडियन को सिर्फ लोकसभा में भी नहीं, राज्यसभा में भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। सॉरी, विधानसभा में भी आरक्षण दिया गया है, कितना, एक सीट का हर राज्य के साथ। लेकिन भाई जब से ये हमारा संविधान संशोधन हुआ है, इसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, यानी कि एंग्लो इंडियन की विधानसभा में भी अब कोई सीट नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या है, 330 में तो भाई SC ST का, और SC के लिए 84 और ST के लिए कितने, 47, कौन से परिसीमन आयोग के अनुसार, 2008 के अनुसार। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 331 है हमारा, उसमें जो एंग्लो इंडियन है उसको लोकसभा में 2 सीटें दी गई हैं। ये पहले थी, लेकिन फिर क्या होता है, हमारा 104वें नंबर का अमेंडमेंट होता है 2019 में, उसमें ये आरक्षण वापस ले लिया जाता है, ठीक है। 332 में भी SC ST समुदाय को विधानसभा सीटों में आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉपुलेशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू स्टेट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। 333 में भी एंग्लो इंडियन को विधानसभा में आरक्षण दिया गया एक सीट का, लेकिन ये इसके साथ ही ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है हमारा, वो आर्टिकल नंबर 338। देखो आर्टिकल नंबर 338 है भाई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि एक कमीशन बनाया गया कि इसके लिए अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, ठीक है ना। अनुसूचित जाति, ध्यान रखना भाई, हम एक वर्ड आगे पढ़ेंगे, एक अनुसूचित जनजाति होगा, ये जाति एक जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है आर्टिकल नंबर 338 के तहत, ठीक है ना। जो इसके सदस्य होते हैं इस कमीशन के, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कौन कौन कितने मेंबर होते हैं, एक इसमें अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 उसके अलग से मेंबर होते हैं, ठीक है ना, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। देखो इसमें इसके सदस्यों की नियुक्ति, इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा भाई, ठीक है ना, राष्ट्रपति करेगा। कितने टाइम के लिए भाई, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य सदस्य, ठीक है ना। कौन होंगे, 3 अन्य सदस्य भी, ठीक है ना। अच्छा भाई, जो इसका जो चेयरमैन होता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये हमारी क्लास प्योरली स्टैटिक की है, तो यानी कि इस टाइम पे इसका NSCC का अध्यक्ष कौन है ये पूछ लिया जाता है, यानी कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो इस क्वेश्चन से करंट में जरूर जुड़े रहे, ठीक है ना। क्या पढ़ा हमने आर्टिकल नंबर 338 में भाई, 338 में एक गठन किया गया कमीशन का, कौन से का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का।
इसके जो मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? हमारा जो वर्तमान उस टाइम का क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। और कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक है ना। इसके बाद आता भी 338A, इसी के पार्ट में शामिल किया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। ठीक है ना, जनजाति आयोग भाई। ठीक है भाई, क्या है ये? 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा तो शामिल किया गया था और लागू इसको 2004 में किया जाता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है भाई। ठीक है ना। 338A ये भी पूछ लेगा, आर्टिकल नंबर 338A को संविधान में कब शामिल किया गया? 2003 में शामिल किया गया भाई। और इसको लागू कब किया जाता है? 2004 से किया जाता है। इसके सदस्य भी सेम इसी की तरह है भाई। इसके सदस्यों में क्या होता है? इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनका टाइम पीरियड भी कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक। इसके बाद आता है भाई हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस अनुच्छेद को भी, आर्टिकल को भी बाद में ऐड किया गया था। ठीक है ना। इस अनुच्छेद को 102वां संविधान संशोधन होता 2018 के तहत जोड़ा गया। अब क्या है भाई? ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वो होता भी, यानी कि अब ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में होगा, वो क्या कहलाएगा? संवैधानिक। ठीक है। लेकिन संवैधानिक इसको 2018 में बनाया गया, उससे पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वैसे तो 1993 में कर लिया गया था, लेकिन भाई उस टाइम पे ये एक वैधानिक निकाय था। क्या था? वैधानिक निकाय। जो वैधानिक निकाय होगा वो लाया तो जाता एक एक्ट के तहत ही पार्लियामेंट में, लेकिन उसको किसी संविधान के अनुच्छेद में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना। यानी कि उसको, वैधानिक को सरकार कभी भी समाप्त कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो संविधान के अंदर होगा भाई, उसको अगर हटाना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा जिसमें संविधान संशोधन बोलते हैं जिसको। ठीक है ना। वैधानिक 3 चीजें होती है, एक वैधानिक, एक संवैधानिक, ठीक है, और एक गैर वैधानिक। ठीक है ना। ये तो क्या होगा? ये सरकार इसको कभी भी समाप्त कर सकती है, लेकिन जो संवैधानिक में आ गया भाई, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर वे है। ठीक है ना। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई संवैधानिक, ये मतलब आयोग संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? तो समझ लेना, जिसका वर्णन आर्टिकल में हो वो हमारा संवैधानिक निकाय है। अब यही पूछ लिया जाए कि भाई जो हमारा चुनाव आयोग है वो वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय? भाई उसका तो आर्टिकल में वर्णन आता है। ठीक है ना। तो वो क्या है? हमारा एक संवैधानिक निकाय है। अब जैसे क्वेश्चन, एक नीति आयोग है भाई, नीति आयोग पढ़ा होगा, सरकार का थिंक टैंक, इसका संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है ना। और इससे पूछ लिया जाता है कि भाई क्या ये संवैधानिक निकाय है? नहीं भाई, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये क्या है? कि गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना। समझ में आ गया कौन सा संवैधानिक होगा, कौन सा वैधानिक होगा? ठीक है। ये हमारा इंपोर्टेंट था, हमारा कौन सा? भाग नंबर 16। अगला हमारा भाग नंबर 17, यानी कि हमारी राजभाषा से रिलेटेड। ठीक। भाग नंबर 17 है हमारा, जो कि आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक है। भाई इसमें किसका वर्णन किया गया? इसमें है हमारी राजभाषा का वर्णन। हमारी राजभाषा क्या होने वाली उसके बारे में पढ़ेगी। ठीक है। आर्टिकल शुरू होता है हमारा 343 से, इसमें जिसमें क्या मेंशन है भाई? संघ की राजभाषा, यानी कि जो हमारे यूनियन है, संघ है, यानी कि जो राज्य और यूनियन टेरिटरी से मिलकर के बना है, उसकी राजभाषा क्या होने वाली है भाई? भाषा तो है हमारी हिंदी, भाषा तो क्या भाई? हमारी हिंदी। और जो हमारी लिपि है वो क्या है? हमारी देवनागरी। वो क्या है? हमारी देवनागरी। हमारी राजभाषा, जो भाषा होने वाली है भारत की, वो हिंदी है। वो कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है? 343 में। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 344। उसमें क्या बोला गया? राजभाषा पर संसदीय आयोग व समिति।
जो हमारी राजभाषा है उस पर संसदीय आयोग व समिति राजभाषा से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। भाई राजभाषा यानी कि हमारी भाषा पर कुछ मतलब सलाह देने के लिए कमेटी का प्रावधान किए जाने की नियुक्ति है, और ऐसा हो भी चुका है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति ने किया था 1955 में, और इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? बीजी खरे के पास। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि भी क्या कभी राजभाषा आयोग का गठन किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया। कब किया गया? 1955 में किया गया है, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खरे ने। ठीक है ना, यानी कि कोई भी संसदीय समिति व आयोग का गठन किया जा सकता है, राष्ट्रपति करेगा और उसका गठन भी। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 45 में आता है भाई राज्य की राजभाषा। ठीक है ना, ये तो संघ की थी, यह है राज्य की राजभाषा, जो कि अपने हर स्टेट की क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। राजस्थान की राजस्थानी है, सॉरी राजस्थान की नहीं है, पंजाब की पंजाबी है। ठीक है ना, सब स्टेट की अपनी अपनी अलग है, इसमें राज्य की राजभाषा का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता आर्टिकल नंबर 347। क्या है इसमें? यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं, किसी राज्य में लोग क्या है? किसी भाषा को बोलते हैं, और उस भाषा को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। भाई जो हमारी लैंग्वेज है वो हमने 8वीं अनुसूची में पढ़ी थी। ठीक है ना, उन्हीं का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, उसमें 22 भाषाएं हैं, 14 ऑलरेडी थी, 8 बाद में ऐड की गई थी संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना। क्या है 347 में? यदि किसी राज्य में पर्याप्त भाषा में संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं और उनको अब तक उस भाषा को अब तक मान्यता नहीं दी गई है, और वहां रहने वाले लोगों की इच्छा है कि उनकी भाषा, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसकी अनुमति दे सकता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे 8 भाषाएं बाद में ऐड की गई थी, और अगर किसी राज्य के लोग लिख करके देंगे, उनकी इच्छा है कि हमारी भाषा को भी मान्यता दी जाए। ठीक है ना, ऐसे नहीं भाई, अच्छी काफी संख्या में होनी चाहिए, पर्याप्त संख्या में। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, किसी भाषा को अगर मान्यता देनी है, अगर उस स्टेट के लोग लिख करके राष्ट्रपति को देंगे तो क्या किया कि तो क्या कर सकते हैं? उस भाषा को भी हम ऐड कर सकते हैं हमारी 8th शेड्यूल। ठीक है। आर्टिकल नंबर 348 का जो भाग ए है, उसमें क्या बोला गया है भाई देश के जितने भी सभी उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि सभी कोर्ट्स हैं, उनकी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है भाई? अंग्रेजी है। क्या है वो? अभी तक अंग्रेजी ही है। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, उसके बावजूद भी हमारा क्या है भाई? इंग्लिश को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है ना। चलो भाई 348। इसके बाद देखो आर्टिकल नंबर हमारा 350। आर्टिकल नंबर 350 का जो ए भाग है भाई, उसमें क्या बोला गया है भाई? जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा, मदर टंग, मातृभाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, ऐसा बोला गया भाई, पढ़ाया जाए। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा जाता भाई। ठीक है ना, 350 ए आर्टिकल को। ठीक है। इसके बाद हमारा जो इसका भाग का पार्ट नंबर 17 का जो लास्ट आर्टिकल है 351, उसमें क्या बोला गया भाई संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ का यह कर्तव्य होगा या होना चाहिए, संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का वह प्रचार प्रसार करे, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, प्रचार प्रसार व उत्थान करे। ठीक है ना, उत्थान करे। ठीक है ना भाई, वो इसके अवेयरनेस फैलाए हमारी हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है ना, मदर टंग भाषा के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है दोनों के दोनों। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन लैंग्वेज से जनरेट होता है भाई, जो हमारी अब तक 6 भाषाएं ऐसी है जिनको शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अच्छा, बात आती है भाई हमारी ये शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होती है भाई? जिनको ये माना गई भाई ये सबसे पुरानी
भाषाएं हैं, सबसे ओल्ड लैंग्वेज बोला जाता है जिनको, ठीक है ना। कौन सी हैं भाई, देखो पहले तो ये पता होना चाहिए टोटल कितनी भाषाएं हैं जिनको भाई क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है। वो है टोटल 6। कौन कौन सी? तमिल, जो तमिल भाषा है भाई उसको 2004 में ही क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। नंबर 2 पे है भाई संस्कृत, 2005 में दर्जा दिया गया इसको। तीसरे नंबर पर है तेलुगु, 2008 में, ठीक है ना। संस्कृत 5 में, तमिल 4 में, तेलुगु 8 में। जो कन्नड़ भाषा है उसको कब? 2008 में। कन्नड़ भाषा को कब? 2008 में। जो मलयालम है भाई, मलयालम भाषा को 2013 में दर्जा दिया गया किसका? क्लासिकल लैंग्वेज का। और लास्ट है हमारी ओडिया, ओडिया भाषा को 2014 में किसका दर्जा दिया गया था? क्लासिकल लैंग्वेज का, यानी कि शास्त्रीय भाषा का। हो सकता है ऐसे भी पूछ ले इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा को अब तक दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये था हमारा कौन सा? पार्ट नंबर 17। इसके बाद जो हमारा अगला है भाई भाग नंबर 18, जो कि 352 से लेकर के कहां तक होने वाला? 360 तक, ठीक है ना। देखो उसके बारे में, भाग नंबर 18। भाग नंबर जो 18 है हमारा 352 से लेकर के 360 तक, यानी कि भाई जिसमें किसका वर्णन? आपात उपबंध, इमरजेंसी के बारे में वर्णन है, आपात उपबंध। जो हमारा भाग 18 है भाई उसमें 3 प्रकार की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपात, 3 प्रकार की इमरजेंसी के आपात। 352 में तो है राष्ट्रीय आपात जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है भाई द्वितीय आपात। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। भाग 18 पूछ लिया जाता है भाई कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है देश के अंदर? 3। उनको लगाने के क्या क्या कारण है वो भी देखेंगे हम, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 352 है हमारा, क्या पढ़ेंगे हम? राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। भाई इमरजेंसी ऐसे नहीं है कभी भी लगा दी, उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपात लगाने के यानी कि 300 आर्टिकल नंबर 352 को फोर्स में लाने के लिए 3 बेसिस हैं। क्या? एक तो भाई युद्ध, किसी के साथ हमारा युद्ध हो जाए, या फिर कोई बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तीसरा है भाई सशस्त्र विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह। इसको भाई आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, आंतरिक अशांति। क्या था भाई? पहले इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस ही बोलते थे, फिर क्या होता है? अमेंडमेंट होता है, फिर आंतरिक अशांति को क्या नाम दे दिया जाता? सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना। देश के अंदर भी कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, मतलब वी कैन से तख्ता पलट टाइप, ठीक है ना। आंतरिक अशांति, लेकिन वर्तमान में संशोधन करके क्या नाम दे दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। देखो भाई कैसे लगाया जाता है। पहली बात तो जो हमारी नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात है, उसकी उद्घोषणा भाई कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा भाई। ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन एक बार इंदिरा गांधी ने प्रोटोकॉल तोड़ा था, उसने खुद घोषणा कर दी थी। और राष्ट्रपति भी ऐसे नहीं है कि भाई जब भी मन में आया घोषणा कर दी, वो लिखित सिफारिश पर करेगा, मंत्रिमंडल की। क्या करेगा? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के ऊपर करेगा, कैबिनेट उसको लिख के देगा तब, यानी कि भाई मतलब पीएम और उसका कैबिनेट बोलेंगे भाई देश में इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हैं, तो उनको लिख के देगा और वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे और बोलेंगे भाई ऐसे ऐसे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रीय आपात का मतलब ये नहीं होता कि भी घोषणा कर दी तो वो पूरे देश के अंदर लग गई। हो सकता है वो पूरे भारत में, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, या फिर किसी विशेष पार्ट में की जा सकती है, ठीक है ना। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता, हो सकता है किसी 1, 2, 3 स्टेट में लगानी पड़ जाए या फिर ऑल इंडिया में लगानी पड़ जाए, ठीक है ना। अच्छा भी मान लिया ऐसा होता है भी कुछ स्टेट्स में लगाई जाती है, पूरे भारत में नहीं, तो राष्ट्रीय आपात के समय एक चीज जो होता है, जो राज्य सरकार है वो सस्पेंड नहीं की जाती, उनका वर्क चलता रहेगा, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाएगी किसके? संघ की कार्यपालिका के अंदर, ठीक है ना। जैसे अब राज्य सरकारें अपनी मर्जी से काम करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स, लेकिन अगर इमरजेंसी लगी तो कंट्रोल में आ जाएगी किसके? संघ के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यपालिका के अंडर में आ जाएगी, यानी कि वो टोटली लिबरेट नहीं होगी, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा भी
1 माह तक रहेगी। पहले तो रहेगी 1 माह तक, लेकिन इस 1 महीने के दौरान वह संसद से 2/3 बहुमत से पास करवानी होती है, जिसके बाद उसका एक्सटेंशन कितना हो जाता है, 6 महीने। देखो, पहले तो मंत्रिमंडल लिख के देगा, मंत्रिमंडल लिखित के देगा राष्ट्रपति को। जब मंत्रिमंडल लिखित में देगा तब तक वो रहेगी 1 महीने तक, फिर उसको संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। देश के अंदर ऐसी ऐसी इमरजेंसी हो गई है, अगर संसद से वो 2/3 से पास हो जाए तो भाई उसको 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। और भाई फिर इसको बार बार एक्सटेंड करवाना पड़ता है। इसकी अधिकतम अवधि का वर्णन नहीं है भाई, इसकी अधिकतम अवधि का वर्णन नहीं है, अवधि का वर्णन, ठीक है ना, वर्णन नहीं है। जैसे कि भी यहां पे तो मैंने लिखा है कि भी 6 महीने तक रह सकती है, लेकिन मैक्सिमम का अभी तक कोई वर्णन नहीं है। इसको बार बार पास करवा के बार बार एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या भारत में अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है? बिल्कुल लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है, एक बार भी नहीं। एक बार तो लगी थी भाई 1962 से लेकर के 1968 तक, पहली बार तो जब चाइना के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, इस बेसिस पे लगी थी, ठीक है। दूसरा भाई 1971 से लेकर के 70 तक लगी थी, उस टाइम भी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, ठीक है। जो तीसरी बार लगी थी भाई वो हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगी थी, 1975 से लेकर के 1970 तक रही थी, ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लग चुकी है भाई? 3 बार, ठीक है ना। 352 आर्टिकल में किसका वर्णन है भाई? नेशनल इमरजेंसी का। उसको लगाने के बेसिस कितने टाइम पीरियड तक रहती है, किस बेसिस पे लगाया जाता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 352। इसके बाद जो अगला है वो है राष्ट्रपति शासन, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 356 में मेंशन है भाई क्या? हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। देखो भाई कब लगता है प्रेसिडेंट रूल, और ये गवर्नर की लिखित सिफारिश पर लगता है भाई। देखो क्या होता है, जब किसी राज्य के राज्यपाल को यह लगने लगे कि भी जो इस राज्य का सीएम है उससे प्रशासन प्रॉपर तरीके से संभाला नहीं जा रहा, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, यानी कि एक प्रकार से संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तो गवर्नर क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति को सिफारिश लिखेगा, को सिफारिश करेगा इस राज्य का जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से यानी कि संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा, जो वर्तमान सीएम साहब है इस राज्य के उनसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप इस मामले में संज्ञान लें। तो तब राष्ट्रपति क्या करेगा? वहां की विधानसभा को भंग करके यानी कि वहां का शासन को क्या कर लेगा भाई? खुद संभालेगा, और उसको क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रपति शासन। यानी कि राष्ट्रपति शासन किसकी लिखित सिफारिश पर होगा भाई? गवर्नर, ठीक है ना। कब? जब उसको ऐसा लगेगा इस राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। जो राष्ट्रपति शासन है भाई वो राज्यों में लगता है, ठीक है ना, वो एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे पूरे भारत पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। राज्य में जो आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन की वो भाई पहले तो होती है 2 महीने की, फिर उसके बाद इसे अधिकतम अवधि के लिए भाई संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये 6 माह की होती है, ठीक है ना। पहले 2 महीने के लगेगा, फिर 6 माह तक, और ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूअसली ये एक बार में 3 वर्ष तक रह सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, ठीक है। अब बात आती है भाई इतनी स्टेटों में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भाई पंजाब में लगा था, 1951 में लगा था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता भी भारत में कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार? पंजाब में। और कब लगा था? 1951 में। ज्यादा बार कहां पे लगा भाई अब तक? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार लगा। कितनी बार लगा अब तक? 10 बार। और बार बार लगा हो किसी राज्य में, यानी कि टोटल टाइम पीरियड जोड़े तो वो पंजाब का ही रहा है भाई। यानी कि अब तक का टोटल टाइम पीरियड जोड़ के देखें हर राज्य का, उसमें भी सबसे टॉप में कौन है? पंजाब। पंजाब का टाइम पीरियड मतलब लंबे टाइम तक लगा है, ठीक है ना, लगातार की बात नहीं हो रही। जितने बार लगा उस सारे टाइम पीरियड को जोड़ के सबसे ज्यादा किसका पड़ता भाई? पंजाब का।
उसके बाद आता भाई आर्टिकल नंबर 358, भाई राष्ट्रीय आपात, यानी कि जैसे भी नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, जैसे ही उसकी घोषणा कर देगा प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आर्टिकल 19 के अंदर हमको जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड समझे जाएंगे। यानी कि वो है ना हमारा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब वो सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे उस दौरान ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार हमारे। 359 में ये बोला गया भी और तो सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल नंबर 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे मौलिक अधिकार क्या कर लिए जाते हैं, सस्पेंड कर लिए जाते हैं, मेनली आर्टिकल नंबर 19 में। ठीक है ना। इसके बाद आता भाई हमारा 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 प्रकार के पढ़ दिए हमने। 352 में क्या, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। 356 में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल। और 360 में क्या, हमारा वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी का एक प्रकार से मतलब है भाई वित्तीय साख को खतरा यानी कि एजेंसी। एक प्रकार से ये समझना देश के अंदर पैसे की कमी आ गई है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगी है। और अगर ये लग जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया जाता है कि भी जितने भी विधेयक, जितने भी खर्चे वगैरह करने हैं वो सारे राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाए। ठीक है ना, सारा खर्च क्या किया जाए, उनको पूछ के किया जाए। दूसरा, इस दौरान सरकार क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, मंत्री वगैरह हो गए, उनके वेतन वगैरह में क्या किया जाता है, कमी की जा सकती है जब पैसे की प्रॉब्लम चल रही हो। उसी को बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन ये अब तक एक बार भी नहीं हुई। आर्टिकल नंबर 352 में बताया अब तक 3 बार लग चुकी है। जो राष्ट्रपति शासन है भाई वो तो स्टेट टू स्टेट लगता है, उसका तो अपना अलग अलग टाइम पीरियड है। ठीक है ना। और 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अब तक एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, भाग नंबर 18। जो हमारा भाग नंबर भाग नंबर 18। अगला भाई भाग नंबर 19। ये है हमारा भाई 361 से लेकर के 367 तक। इसको प्रकीर्ण नाम दिया गया, स्कैटरिंग। ठीक है ना। देखो जैसे हमने अब पढ़ते आए हैं पार्ट में, उसमें क्या होता है भाई, जैसे एक टॉपिक दिया जाता है और उसी पे मतलब अनुच्छेद उससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें क्या थोड़ा प्रकीर्ण यानी कि स्कैटरिंग, जो चीजें बच गई वो सारी इसके अंदर डाल दी गई। जैसे हमने राष्ट्रपति यहां से इमरजेंसी पढ़नी स्टार्ट करी तो 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी का ही वर्णन है। इसमें क्या कोई चीजें जो बची कहीं से उठा के कुछ भी इसके अंदर डाल दी, यानी कि एक पैटर्न बेस्ड भाग नहीं है ये। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 361, क्या बोला गया उसमें, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, भाई नहीं की जा सकती। कोई भी उसके अगेंस्ट आपराधिक क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर वो पद पर बने हुए हैं। ये उनको विशेष छूट है आर्टिकल नंबर 361 को। और इस आर्टिकल की गरिमा का ख्याल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को भी रखना होता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा भाग नंबर 20, संविधान संशोधन। ये हमने पढ़ा है भाई अब तक हमारा संविधान क्या है, कैसे है, कि किस प्रकार से वो शुरू में पढ़ा था, हमने बनाया गया था, क्या क्या उसमें मेंशन है। अब क्या होता है, भाग नंबर 20 आता भाई, मान लिया संविधान में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए तो किस तरीके से करेंगे। भाग नंबर 20, भाग नंबर 20 है भाई जो हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है 368, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है ना।
पहली बात तो भी ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 ही पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है भाई? साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। भाग नंबर 20 के तहत हम क्या करते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जो हमने बीच बीच में अमेंडमेंट पढ़े, ये आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए हमने पढ़े थे, ठीक है ना। संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है भाई? 3 तरीके से। संविधान में चेंज करने के लिए कितने तरीके हैं? 3 क्यों बनाए गए? क्योंकि भाई कुछ क्राइटेरिया रखेगा भाई, इस प्रकार का संशोधन करना है तो इसके तहत होगा, और इस टाइप का करना तो कुछ इस तरीके से होगा, देखो, ठीक है ना। पहला भाई साधारण बहुमत से संशोधन। साधारण बहुमत से कैसे होता है भाई? जो वोटिंग होगी ना उसका 50% +1, यानी कि मेजोरिटी से, ठीक है। यानी कि अगर 100 वोट डाल रहे तो फेवर में कितने होने चाहिए उसके? 51। वो साधारण क्या नाम है, संविधान में संशोधन हो जाएगा, और उसके बाद किसके पास जाएगा? वो राष्ट्रपति। कानून कोई तभी भी कब भी होता है भाई, जब उसके ऊपर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है। साधारण बहुमत के तहत हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण करना हो भाई हमने, ठीक है ना। उसकी बाउंड्री में चेंज करना हो, सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, या फिर नागरिकता संबंधी कोई रूल बनाना हो, वो इसके तहत किया जाता है, यानी कि साधारण बहुमत। इस तरीके से वोटिंग होती है उसकी। दूसरा नंबर है भाई कि दूसरा तरीका है हमारा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। इसमें क्या होना चाहिए? इस संशोधन के तहत क्या होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों का बहुमत होना चाहिए, यानी कि 50% +1। वह उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि मान लिया 100 बैठे हैं, 51 तो होना ही चाहिए, प्लस वहां के सदस्यों का 2/3 भी उसके फेवर में होना चाहिए, यानी कि 66.66, यानी कि 67, ठीक है। और भाई फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ये कौन सा है हमारा? विशेष बहुमत। ये कब है? इसके तहत मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में जब संविधान में संशोधन करना हो, और कुछ इस प्रकार का ही हमने पढ़ा था जब इंपीचमेंट लगता राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है ना। ये वही प्रोसीजर है सेम, ठीक है ना भाई मौलिक अधिकारों में चेंज करना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा भाई, तीसरे नंबर का जो हमारा है वो है संसद के विशेष बहुमत, ठीक है ना। ये वाला वह राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन किस तरीके से होगा? तीसरे प्रकार का भाई संसद के दोनों सदनों का बहुमत होना चाहिए इस तरीके से, जैसे मैंने समझाया यहाँ पे, प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनके विधानमंडल हैं, मान लिया अब हमारे कितने हैं भाई? 28 + 8 36, यानी कि 18 प्लस वहां से भी पास होके आना चाहिए वो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन, भाई राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है उसको निर्वाचित करने की, उसमें चेंज करना हो, न्यायपालिका में भी चेंज लेके आना हो, या फिर जो हमारी 7वीं अनुसूची है जिसमें पावर्स का बंटवारा किया गया है, इस प्रकार का अगर हमने अमेंडमेंट करना हो तो वो इसके तहत होगा, इस प्रोसीजर के तहत, ठीक है ना भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी पूछ लेगा अगर भाई नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार के संविधान संशोधन के तहत किया जाता? साधारण बहुमत 3 ऑप्शन में दिए होंगे। भाग नंबर 20 है, आर्टिकल नंबर 368 है, ठीक है भाई। ये थी हमारी आज की पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी हमारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना भाई। मेरा ये मानना है बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार ही उसको अच्छे से गहराई से पढ़ लिया जाए, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। फिर चाहे कोई भी एग्जाम आए, डी का आए, सी का आए, किसी भी प्रकार का एग्जाम आए, बी का आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो सारी की जितनी पहले क्लास हुई है और आज की क्लास हुई है, सारी की सारी प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन पे बनाई गई हैं, यानी कि ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, और आने वाले एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करता हूं आपको अब तक सारी क्लासेस समझ में आई होंगे और अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है। बाकी की क्लास कल, ओके, थैंक यू।